हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल मैनेजमेंट की क्लास 15 के बारे में। और यहाँ पर आज हम और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्रिपल पी। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम देखेंगे। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ट्रिपल पी क्या है। यहाँ पर हम बात करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम बोलते हैं ट्रिपल पी या ट्रिपल पी मॉडल। इस मॉडल को हम बोलते हैं, इसकी जो मॉडल है जो बनाया गया है इस पर बेस्ड ट्रिपल पी पर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल पी मॉडल। इसमें आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पी से हमारा होता है पब्लिक, पी से प्राइवेट और फिर पी से पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट और फिर थर्ड पी का मतलब होता है पार्टनरशिप। ये आपको याद रखना है। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि इन ट्रिपल पी मॉडल सेकंड पी व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेकंड पी। सेकंड पी या फिर सेकंड पी स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे किसके लिए आएगा? सेकंड पी पार्टनर प्राइवेट के लिए। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट फिर पार्टनरशिप, ये आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इसको हम ट्रिपल पी मॉडल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है। तो यहाँ पर सार्वजनिक निजी साझेदारी को ट्रिपल पी, 3P या P3 भी बोलते हैं। देखिए, आप इसको ट्रिपल पी लिख सकते हैं, इसको आप P3 भी लिख सकते हैं, P3 या 3P भी लिख सकते हैं। ठीक है, सभी का मीन्स आपका ट्रिपल पी ही होगा, यानी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो सार्वजनिक निजी साझेदारी को ये भी आप याद रखना कि इसके शॉर्ट फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। ट्रिपल पी, 3P या P3 आदि नामों से जाना जाता है। इसमें दो या दो से अधिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच एक सहकारी व्यवस्था है जो आमतौर पर दीर्घकालिक प्रकृति की होती है। ठीक है, तो इनके बीच क्या होती है? एक सहकारी व्यवस्था होती है जो इनको दीर्घकालिक प्रकृति की होती है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार निजी कंपनियों के साथ अपनी परियोजनाओं को पूरा करती है। देश के कई हाईवे इसी मॉडल पर बनाए जाते हैं। इसके जो एग्जांपल वगैरह हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो मैं अभी बताऊंगी, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको टॉपिक को कवर करना है। इसके द्वारा किसी जनसेवा या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की व्यवस्था की जाती है। इसमें सरकारी और निजी संस्था मिलकर अपने पहले से निर्धारित लक्ष्य को पूरा करते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सरकारी और निजी संस्था अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करती है और उसे हासिल करती है, इसलिए इसका नाम क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट कंपनीज के साथ टाई अप करती है और जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है, ठीक है, और जो अन्य काम है उनको कंप्लीट करवाती है। ठीक है, टेंडर वगैरह प्रोवाइड करवाती है और टेंडर पर काम देती है और अपना जो काम है जैसे रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट की जितने भी वर्क हैं, सेवाएं हैं, उनको कंप्लीट करवाती है। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी टॉपिक की। उससे पहले मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश का जनवरी से अगस्त मंथ 2020 का करंट आउटलुक इंग्लिश में तैयार है। हिंदी में जनवरी 2020 का मिल जाएगा। कुछ आपके नोट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, रामबाण नोट्स के। इन सभी की ई बुक आपको मिलेगी। मध्य प्रदेश जीके 2020-21 की जनवरी से जून 2020 का मध्य प्रदेश करंट आउटलुक तैयार है। अगर आप लोग ये ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके माध्यम से आप अपने सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ पर आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 ये आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं लेबर इंस्पेक्टर वगैरह की, तो इसमें आप अगर देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपके 25 आते हैं, MPG के प्लस करंट अफेयर, तो ये आपके इससे कवर हो जाएंगे। अगस्त मंथ का करंट अफेयर की आउटलुक है हिंदी में। और यहाँ पर लेबर इंस्पेक्टर और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के 15 पेपर सेट प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के कंप्लीट हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। आपको ये मिल जाएगी एक PDF में, पूरे 15 पेपर सेट आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के मिल जाएंगे। ठीक है, और ये आपको सब ई बुक है, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के 400 प्लस MCQ की सीरीज मैंने कंप्लीट करी है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड हैं, तो आप लोग ये भी परचेज कर सकते हैं। 2-4 बार इनको पढ़ें तो आपको मतलब एक आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है बार बार।
और कंप्यूटर के भी 1000 प्लस MCQ की सीरीज़ मैंने कवर करी है। अगर आप लोग ये सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो ई बुक इसकी मिल जाएगी आपको, सॉफ्ट कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, ठीक है। इसमें 1000 प्लस MCQ हैं जो भी आपके व्यापम में पूछे गए हैं, MPPB व्यापम के एग्ज़ाम, CPCT वगैरह सभी आपको ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं ये। 1000 क्वेश्चन है ये, तो आप 2-4 बार पढ़ लेंगे तो पूरे क्वेश्चन आप 25 के 25 आपसे एग्जाम पेपर में कंप्यूटर के बन जाएंगे, ठीक। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप करना है आपको ओनली, ठीक है, 9516624864 पर आपको व्हाट्सएप करना है। मुझे कोई भी डाउट हो और ई बुक वगैरह परचेज करने में आपको कोई क्वेरी हो तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। चलिए यहाँ पर हम अपने टॉपिक्स के बारे में बात करें आगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ट्रिपल एक व्यापक शब्द है जिसमें एक सरल अल्पकालिक प्रबंधन के किसी भी लंबी अवधि के अनुबंध के लिए लागू किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, धन, योजना, भवन संचालन, रखरखाव और विनिवेश शामिल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रिपल व्यवस्था बड़ी परियोजनाओं के लिए उपयोगी होती है जिन्हें शुरू करने के लिए अत्यधिक कुशल श्रमिकों और महत्वपूर्ण नकदी परिव्यय की आवश्यकता होती है। वे उन देशों में भी उपयोगी है जिन्हें राज्य को कानूनी रूप से किसी भी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है जो जनता की सेवा करता है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, तो ट्रिपल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब सरकार के पास इतना धन नहीं होता है जिससे वह अपनी हजारों करोड़ों रुपए की घोषणाओं को पूरा कर सके, तब ऐसी स्थिति में सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करती है और इन परियोजनाओं को पूरा करती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि ट्रिपल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें जो पार्टनरशिप होती है वो किसकी होती है, तो जो गवर्नमेंट है, सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ टाई अप करती है इसमें, ठीक है, ये आपको याद रखना है और अपना काम करवाती है जब क्या हो, गवर्नमेंट के पास इतना धन ना हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जैसे नए टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, एयरपोर्ट या पावर प्लांट के लिए फंडिंग मॉडल है। सार्वजनिक भागीदारी का प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। निजी भागीदार एक निजी स्वामित्व वाला व्यवसाय, सार्वजनिक निगम या विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र के साथ व्यवसायों का संघ हो सकता है, ये आपको सब याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर बात करेंगे कि IMPS क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्रिपल आपने समझा कि क्या है, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, ठीक है, और उसके तहत गवर्नमेंट अपना काम प्राइवेट कंपनियों से करवाती है। यहाँ पर हम बात करेंगे अब IMPS क्या है। तो IMPS का अर्थ भारतीय बैंकिंग प्रणाली शब्दावली में इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। इमीडिएट मतलब तुरंत आपको पेमेंट की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। यह देश के शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPIC द्वारा उपलब्ध कराया गया धन हस्तांतरण तंत्र है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि IMPS क्या है, ये पिछली बार पूछा गया था इसका फुल फॉर्म कि IMPS में जैसे M स्टैंड फॉर, तो IM यहाँ पे हो गया इमीडिएट, P फॉर पेमेंट और S फॉर सर्विसेज। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है जैसे S स्टैंड फॉर तो सर्विसेज के लिए, P स्टैंड फॉर पेमेंट के लिए और IM इमीडिएट के लिए, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, तो देश के शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और NPCI का भी फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये उपलब्ध करवाया जाता है। और धन हस्तांतरण तंत्र है, यानी कि जो अमाउंट है, धन है, मनी है, उसका निकालना या मतलब कि इसमें हस्तांतरण करना, उसमें मतलब क्या बोलते हैं आप, एक तरीके से छेड़खानी करना, ठीक है, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। इसे 4 प्रमुख बैंकों के साथ पायलट प्रोजेक्ट की मदद से NPCI द्वारा 2010 में शुरू किया गया था और आज IMPS में 150 से अधिक बैंक शामिल हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि कब इसे IMPS सुविधा को शुरू किया गया था, तो 2010 में NPCI द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या करती है। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक विधि या मेथड है, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं यहाँ पर रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक, हिंदी में, कि ये क्या करती है, तो रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मेथड है। जैसे आपसे पूछ लें कि रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मेथड कौन सी है, तो IMPS है, ठीक है।
जिसके माध्यम से पैसा तुरंत प्राप्तकर्ता लाभार्थी के खाते में जमा किया जाता है। IMPS ट्रांसफर 24/7 आधार पर वर्ष में सभी 365 दिन किया जाता है। ठीक है, और यह रविवार और अन्य बैंक अवकाशों पर भी किया जा सकता है। अगर संडे वगैरह है और बैंक वगैरह बंद हैं तब भी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपको इस मेथड के माध्यम से अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकता है या अमाउंट आप किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। IMPS के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, SMS, ATM आदि जैसे कई चैनलों के माध्यम से इंटरनेट बैंक ट्रांसफ़र शुरू किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, IMPS सेवाओं का प्रबंधन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में ये आता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। कुछ और हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर है कि नेट बैंकिंग के माध्यम से IMPS ट्रांसफ़र करने के लिए रीमीटर को बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम और बैंक शाखा आदि जैसे सभी विवरण प्रदान करके लाभार्थी को पंजीकृत करना होगा। और इसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, IFSC का। ठीक है, एक 11 अंकीय अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। ये जो है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। इसमें कुछ मतलब कि अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और कुछ नंबर्स होते हैं और ये एक 11 डिजिट का नंबर है। ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि IFSC कोड में कितने अंकीय अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। ये तो 11 अंकीय। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो RBI द्वारा सभी बैंक शाखाओं को IMPS के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र प्रक्रिया की निगरानी और सुव्यवस्थित करने के लिए सौंपा गया है। यहाँ पर हम बात करें अगर तो IMPS ट्रांसफ़र के लिए हर बैंक का एक अलग ट्रांजैक्शन चार्ज होता है और यह शुल्क केवल उन राशि पर निर्भर करता है जो भेजी जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा और जान लेंगे IMPS के बारे में। ठीक है, इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट वगैरह क्या होती है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो इससे इंस्टेंट ट्रांसफ़र आप अमाउंट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या है, मैक्सिमम लिमिट ₹2 लाख पर ट्रांजैक्शन है। एक ट्रांजैक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे 4 लाख करना चाहते हैं, 3 लाख, तो आपको पहले इंस्टॉलमेंट में आप 2 लाख करके पे कर दें। एक बार 2 लाख, फिर 2 लाख सेकेंड ट्रांजैक्शन में। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले 2 लाख कर दें, फिर 1 लाख, या पहले 1 लाख 2 लाख, इस टाइप से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब एक बार में आप 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर थर्ड यहाँ पर है कि ये 24/7 आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। आप कभी भी किसी को भी अमाउंट ट्रांसफ़र इसके माध्यम से कर सकते हैं और किसी से भी अमाउंट इसके माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, संडे हो, बैंक हॉलीडे हो, कभी भी आपका काम करेगा। तो IMPS एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।